चूँकि आप सबको ध्यान में है कि इस वक्त श्री हेमंत सोरेन जी की गिरफ्तारी हुई, ईडी के कस्टडी में है। कल वो विधानसभा भी पहुंचे थे और विधानसभा में उन्हें बहुत बड़े बड़े उन्होंने भाषण दिए और भाषण में मानो इस प्रकार से कह रहे थे कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है गलत, और यहाँ तक कि वो चुनौती भी दे डाले सबको कि अगर मेरे नाम से कोई प्रॉपर्टी कोई बता दे तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। अब पता नहीं कि वो वास्तव में जो लोग कहते हैं ना कि इसी को कहते हैं चोरी भी और सीना जोरी भी। मतलब आदमी चोरी भी करता है, सीना जोरी भी करता है। और उन्होंने 8.5 एकड़ जमीन के बारे में उन्होंने चर्चा की, तो मैं यहाँ थोड़ा उसके बारे में ही थोड़ी सी बताना चाहता हूँ ताकि आप सबको ध्यान में आना चाहिए। हेमंत सोरेन परिवार या शिबू सोरेन परिवार कह सकते हैं कि मुझे लगता है कि अध्यात्म इन लोगों की गड़बड़ करने की है, फितरत में है उसके, और गड़बड़ भी करते और उसको स्वीकार भी नहीं करते, और जब पकड़े जाते हैं तो उसको जेल जाना पड़ता है। अतीत की कहानी भी वही है कि आप सबको पता है, मैं उसको बार बार नहीं दोहराना चाहता हूँ, नहीं तो वो लोग जेएमएम के लोग बड़ा दुखी हो जाते हैं कि ये नाम लेते हैं। हमारा कोई मकसद ये नहीं होता है कि उन लोगों को दुखी करने की, हमारा मकसद इतना ही होता है कि भाई अगर वो इतनी ऊंची आवाज़ में विधानसभा में हल्ला कर रहे हैं तो हमें लगता है कि जनता को भी जानने का हक है आखिर वो मामला क्या है, और उस ज़मीन के साथ और ज़मीन के साथ भी किस प्रकार से उसका जुड़ाव है, ये भी हमें इस बात को समझना चाहिए। अब जिस प्रकार से उन्होंने कल जो कह रहे थे विधानसभा में कि वहाँ मेरा नाम नहीं है, मैं आप सब लोगों के समक्ष एक बात कहना चाहता हूँ। अगर कोई चोर किसी की गाड़ी को चोरी कर ले और फिर अपने घर में, किसी के घर में या अपने घर में वो रख दे और पुलिस जा कर के उसको पकड़ ले, तो क्या कहेंगे? गाड़ी तो मेरे नाम का है नहीं, तो मेरा है नहीं, यही ना चोर कहेंगे उसके अनुसार। तो भाई इस प्रकार का नहीं। अब फिर मनी लॉन्ड्रिंग को क्या कहते हैं? तो मनी लॉन्ड्रिंग के तहत उन्होंने जो गड़बड़ी किया है, जो काली कमाई को उन्होंने किस प्रकार से इन्वेस्ट किया है, उसका एक उदाहरण है ये। क्योंकि उनके यहाँ तो कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई कल कारखाना नहीं है, सब लोग वो पॉलिटिक्स में ही है, चाहे शिबू सोरेन हो, चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे पहले दुर्गा सोरेन थे, चाहे सीता सोरेन हो या बसंत सोरेन हो, जो कि हम सब लोग जानते हैं। कोई उन लोगों की फैक्ट्री है ऐसा तो नहीं है। तो भाई अगर उसके बाद अगर काली कमाई करेंगे तो फिर उसको तो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे, आप किसी न किसी के नाम से वो इन्वेस्ट करेंगे, और वो इन्वेस्ट जब करते हैं और जब आप पकड़े जाते हैं तो आप कहते हैं तो हमारे नाम से नहीं है। अब उसका मैं आप सबको, अभी तो आप सब लोगों ने एक संतोष मुंडा का आप सब लोगों ने बयान सुना ही, छोटा सा क्लिप है, छोटा सा, जो वहाँ पर चौकीदारी करते अपने बच्चों के साथ, शायद वहीं पर वो रहते हैं, और उन्होंने साफ साफ कहा है कि भाई ये ज़मीन किसका है। उन्होंने बताया, उन्होंने यहाँ तक बताया कि आसपास के सब लोग जानते हैं, और आज भी अगर उस ज़मीन पर आप जाएंगे, क्योंकि उस बगल में हमारे एक मित्र का मकान है, वहाँ गए थे, फिर उनके मकान में बैठ कर के वही ने बताया कि ये उन्हीं का ज़मीन है, एकदम बहुत बड़ा बाउंड्री वाला, एकदम पहाड़ से सटा हुआ वहाँ तक।
फिर बताया कि शायद उस पहाड़ के किनारे में उसका एक तालाब भी है वहां पर। तो कहने का अर्थ है कि उस आसपास के आप किसी को भी पूछेंगे, बाउंड्री वॉल किया हुआ है बहुत बड़ा, वो भी पत्थर से बाउंड्री वॉल किया हुआ। कभी कभी हम कहेंगे कि आप सब लोगों को भी जा करके देखना चाहिए, देखना चाहिए उसको कि भाई कितना बड़ा जमीन है, कैसे है, आखिर वो बाउंड्री वॉल को किसने किया है, फिर चौकीदार वहां जो रहता है उसको किसने रखा है। आसपास के लोगों से भी पूछेंगे तो आपको लोग बता देगा ये जमीन किसका है। और मैं इसलिए इसको कह रहा हूं कि आप सबको ध्यान में याद मैं दिलाना चाहता हूं, 7 अगस्त को ईडी ने उनको पहला सम्मान भेजा था, पहला नोटिस दिया था ईडी ने 7 अगस्त को। और उसमें से ईडी ने उनसे कहा था कि भाई 14 अगस्त तक आप उपस्थित होइए और अपने जवाब दीजिए। तो आप सबको ध्यान में है कि उस समय वो उपस्थित नहीं हुए, लेकिन उनको समझ में आ गया था। तो इसके बाद उन्होंने क्या किया, एक राजकुमार पाहन से एक चिट्ठी लिखवाया 16 अगस्त को। ये ऑन डॉक्यूमेंट्स है, कोई ऐसा नहीं है कि 16 अगस्त को एसआर कोर्ट को, और ये कहता है कि भाई ये हमारा प्रॉपर्टी है, दूसरे लोगों ने अनाधिकृत रूप से अपने नाम करा लिया है, इसको खारिज करना चाहिए। ये राजकुमार पाहन है, और यानी उनको जमीन से ना निकाला जाए, उनको जमीन वापस किया जाए जो दूसरे लोगों ने उसको किया है, उन्हें 16 तारीख को। लेकिन अगस्त से लेकर के मामला फिर दे करके ऐसे ही पड़ा रहा। शायद हेमंत सोरेन को, बाकी को लगता था कि आगे हम मैनेज कर लेंगे या कुछ कर लेंगे, लेकिन फिर जब ईडी पर नोटिस होने लगा, मामला जब आगे बढ़ा, तो 9 जनवरी को जो एसआर कोर्ट से, उसको क्या कहते हैं, क्षेत्रीय अधिकारी, यानी हमें लगता है क्षेत्रीय अधिकारी से तात्पर्य अंचल से ही उनको लिखा गया, और फिर उन्होंने सर्किल इंस्पेक्टर को, यानी सीआई को, उसी दिन 9 तारीख को ही वहाँ से चिट्ठी आगे बढ़ा दिया सर्किल इंस्पेक्टर को कि भाई इस जमीन के संदर्भ में आप जांच पड़ताल करके हमें दीजिए ताकि वो निर्णय दे सके। फिर 11/1/2024 को उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दिया है, और उसमें उन्होंने कहा है कि भाई यह जमीन चारों तरफ से बाउंड्री है, वहाँ संतोष पाहन और वहाँ क्या बोलते हैं 5-6 साल से वो अपने एक परिवार के साथ, माने वहाँ लोग रहते हैं, और उन्होंने कहा कि ये पाहन परिवार के नाम दर्ज है। ये जमीन भूमिहारी होने के कारण बेची नहीं जा सकती है। उन्होंने यह भी बताया कि पंजी 2 के अनुसार अभी यह जमीन 17 लोगों के नाम दर्ज है। तो ये इन्होंने 11 तारीख को रिपोर्ट दिया, वहाँ सब जांच पड़ताल करके, और उसी दिन इन्होंने रिपोर्ट को आगे भेज दिया जहाँ से आया था क्षेत्रीय पदाधिकारी को। और इसके बाद आप सबको ध्यान में होगा कि 29 जनवरी को हेमंत सोरेन जी कहाँ गए थे। आप सबको ध्यान में है कि बता देना पड़ेगा? हाँ, दिल्ली गए थे, ध्यान में है ना? तो 29 तारीख को ही एसआर कोर्ट से ये फैसला भी आ गया, और फैसला ही नहीं आया, बने क्या कहते हैं, विशेष विनियम पदाधिकारी ने जमीन को उसके खतियानी मालिक को सौंपने का आदेश पारित किया। ऑनलाइन एंट्री को भी संशोधित किया गया। मैंने इतना तेजी से, अब तो बेचारा कितना खतियान धारक रोज लोग घूमते, आप सब लोग भी जानते हैं, हम लोग के यहाँ भी लोग आते हैं कि साहब उसका कोई संशोधित नहीं करता है, और उसमें से फिर से जो पहले जमाबंदी किया गया था वो सबको हटा करके फिर से कराया। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है
ये जमीन हेमंत सोरेन ने अपनी काली कमाई को छुपाने के लिए किसी और के नाम से इन्होंने परचेज किया। आप सब लोगों से मैं कहूँगा कि आप सब लोग उन नामों को भी ढूंढ निकालिए, नहीं तो हमको तो निकाल ही लेंगे। हमने प्रतुल जी को भी कहा है कि भाई वो सारे नामों को, तो कहने का अर्थ ये है कि जो व्यक्ति कह रहे हैं कि भाई हमारा उसमें कोई नाम नहीं है, नाम बता दे तो फिर हम ये करेंगे, भाई नाम रहता तो दूसरा एक्ट के तहत केस होता है, इसको क्या कहते हैं, डिसप्रपोर्शनेट जो एक्ट होता है उसके तहत उस पर कार्रवाई होती। मैंने आय से अधिक संपत्ति के मामले में ये काली कमाई का दूसरों के नाम से प्रॉपर्टी अर्जित करना, जैसे सेल कंपनी वगैरह लोग बनाते हैं, तो इन्होंने दूसरों के नाम से, तो ये बिल्कुल स्पष्ट है। इनको जब नोटिस दिया गया 14 तारीख तक हाजिर होने का ईडी वालों ने, तो 15 अगस्त था 15 को, तो और इसलिए इनको समझ में आ गया था अगले पकड़ा जाए। जैसे पहले भी आप सबको ध्यान में है कि माइनिंग वाला भी इन्होंने यही किया था, लेकिन माइनिंग वाला अलग इशू है, ये अलग इशू है, दोनों में डिफरेंस है इशू। वो भी गलत किया था, ये भी गलत है। तो इन्होंने 14 तारीख तक हाजिर नहीं हुए, 15 अगस्त था, 16 अगस्त को इन्होंने इस राजकुमार पाहन को तैयार करके लोगों ने चिट्ठी लिखवाया, और उसके बाद फिर 9 जनवरी को उसकी जो किस तेजी के साथ, यानी 9 जनवरी को फिर वहाँ से भेजा गया अंचल को, सीआई को सीधी, और फिर 11 जनवरी को रिपोर्ट सबमिट किया गया। उसी दिन 11 जनवरी को रिपोर्ट फिर क्या कहते हैं सीओ, और उससे बाद जा कर के एसआर कोर्ट में वो दाखिल हो जाता है। और 29 तारीख को, चूँकि इनको समझ में आ गया था अब जल्दी बचने वाले नहीं हैं, और इन सारे कागजात संभवतः दिल्ली में भी मिला होगा, जो मेरे जानकारी में जितना मैंने सुना है। अभी कोई मैं स्पष्ट तो अभी क्लियर नहीं हूँ, जब कल कोर्ट वोट में जमा होगा तो शायद और पता चलेगा क्या हुआ है, लोग ये करेंगे तो ये बिल्कुल स्पष्ट है। और ये पहली दफ़ा इस प्रकार की स्थिति नहीं है, पहले भी आप लोगों के साथ मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जो नाम बदल बदल करके ज़मीन लेने वाला मामला, ये भी क्या है, ये भी वही है, ताकि हम पकड़ में नहीं आ सके। इसलिए क्या कहते हैं इसको, हेमंत सोरेन ने अपना नाम को हेमंत कुमार सोरेन बना दिए। पिताजी का शिबू सोरेन था, उसमें शिव सोरेन कर दिए। भाई का दुर्गा सोरेन को दुर्गा प्रसाद सोरेन, बसंत कुमार सोरेन, पिताजी शिव सोरेन। यानी ये परिवार किस प्रकार से, कितनी चालाकी से, यानी ये समझता है बाकी लोग कुछ भी नहीं समझते होंगे, और ताकि वो कहीं पकड़ में नहीं आवे, तो इसलिए ये सारे मैनिपुलेट जिसको बोलते हैं ना, क्या अंग्रेजी में इसका क्या शब्द है, इस सब को ये करके लोगों को दिखाना। मैं वो 108 संपत्ति की यहाँ चर्चा नहीं कर रहा हूँ, ये किस प्रकार से काली कमाई का पैसे को ये इन्वेस्ट करते हैं, ये करते हैं, ये इसका एक ताज़ा उदाहरण। फिर आप सब लोगों के जानकारी के लिए, आप सब लोग अगर दुमका भी गए होंगे, दुमका गए हैं ना आप लोग, वहाँ कोई सीनियर रिपोर्टर गए होंगे, उनका बड़ा कैंपस भी देखे होंगे शिबू सोरेन जी का। उस कैंपस की आधी ज़मीन, उस बाउंड्री के अंदर में आधी ज़मीन, उस पर जो मालिकाना और जिसको कागज कहते हैं, वो योगेंद्र तिवारी जी के नाम से है। इसका मतलब क्या है, तो वो भी तो काली कमाई, इसका मतलब है उनके नाम से परचेज किया होगा, और वहाँ पर वो तभी तो बाउंड्री बनाया होगा, घेर करके उसको अपने अंदर में रखा होगा, और ये कहेगा भाई मेरा तो नहीं है, ये तो उसके नाम से है। तो ये जो स्थिति है इनकी, तो कई एक सवाल, एक तो हम कहेंगे कि भाई आप बाउंड्री वाल देख लीजिए, आखिर बाउंड्री वाल को किसने बनाया, जा कर के आप सब लोग पूछ सकते हैं, इतना बड़ा बाउंड्री वाल है, क्योंकि ज़मीन एक आदमी का नहीं है, आखिर इतना बड़ा बाउंड्री वाल है, उस ज़मीन में जाएंगे 8.5 एकड़ ज़मीन का बाउंड्री वाल, फिर उसमें से तालाब भी बना हुआ है, सब कुछ, तो सारे लोग बताएंगे। फिर आप सब लोगों को कहेंगे कि वो जो 17 लोगों के नाम से रजिस्ट्री हो, उन लोगों को भी ढूंढना चाहिए, आप लोगों को थोड़ा काम करना चाहिए, आप लोगों का भी ये काम है, हमारा तो है ही काम, हम तो करेंगे ही करेंगे,
लेकिन हम कहेंगे कि लोकतंत्र की रक्षा में अगर कोई इस प्रकार से लोग लगे रहते हैं, लूटते हैं, तो हमें लगता है कि इस पर सबको सक्रिय रहना चाहिए, सबको इस पर ध्यान देना चाहिए। और जो मुख्यमंत्री जिस प्रकार से दावा कर रहा है, तो उसकी दावा की सच्चाई क्या है, उस तथ्य के तह तक हमें पहुंचना चाहिए। एक तो ये विषय था। और दूसरी बात मैं कहूँगा, अभी जो जेसीसी का जो एग्ज़ाम हुआ है और उस एग्ज़ाम में जो पेपर लीक हुआ है, और पेपर लीक होने के बाद जिस प्रकार से पूरे राज्य के 6 लाख से अधिक बच्चे उसमें से शामिल हुए थे, उन बच्चों के भविष्य आधार में लटका हुआ है। अब जहाँ 35, 40, 50 लाख में जो बोली लग रही थी, ये लड़के लोगों ने सब जगह बताया, तो आक्रोशित लड़कों ने जब जुलूस निकाला तो उन लोगों के ऊपर एफआईआर हुआ। भाई, सरकार को किसके ऊपर एफआईआर करना चाहिए था? उस एजेंसी के ऊपर एफआईआर करना चाहिए था। सरकार को जेसीसी के चेयरमैन के ऊपर एफआईआर करनी चाहिए थी और इसके बाद जांच कराते। लेकिन उन लोगों के ऊपर एफआईआर नहीं किया, आज तक नहीं किया। जिस एजेंसी को इसका एग्जाम देने के लिए दिया गया था, उस एग्जाम उस एजेंसी के ऊपर, कायदे से तो उस एजेंसी के ऊपर पहले एफआईआर होती, जेसीसी के जो अध्यक्ष है उसके ऊपर एफआईआर होता और इसके बाद जांच होती, लेकिन वो नहीं किया। एफआईआर किसके ऊपर किया? जो बच्चे ठगे जा रहे हैं, जो बच्चे लूटे जा रहे हैं, उन लोगों के ऊपर एफआईआर किया। और आज वो लड़के बेचारा परेशान है। हमें तो कि इसकी जांच होगी सीबीआई से, और इस जांच को तो हम करवाएंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं। ये जांच होगी तो ये पता लगेगा कि निश्चित रूप से इतना बड़ा जो घपला होगी उसमें सीएम की जानकारी में नहीं होगी। ऐसा हो नहीं सकता है। तो आज के सीएम मैं नहीं कह रहा हूं, पूर्व के सीएम मैं कह रहा हूं। तो निश्चित रूप से लगता है कि हेमंत सोरेन के सारे जानकारी में है, या इसमें से उनके महत्वपूर्ण लोग इन्वॉल्व है, तभी इतना बड़ा घटनाएं हो रही है। तो इसलिए मैं फिर से कहूँगा चंपई सोरेन जी से, आप एफआईआर करिए, एजेंसी के ऊपर एफआईआर करिए, जेसीसी के ऊपर एफआईआर करिए, और इसके बाद आप जांच कराइए। तो मुझे लगता है कि विशेष कुछ नहीं कहना है। हमने इतना ही बात के लिए आप सब लोगों को बुलाया था। फिर ज़रूरत होगी तो आगे मैं बुला करके आप सब लोगों से मैं बात करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।